जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अनिरुद्ध और मैं आप सभी का वेलकम करता हूं इंडिया डिकोडेड पर। दोस्तों, वेस्ट ने इनफैक्ट स्पेसिफिकली अमेरिका के द्वारा एक बहुत ही बड़ी कोशिश करी जा रही थी कि किसी भी तरीके से इंडिया के ऊपर दबाव बनाया जाए सो दैट जो हमारा FCRA का कानून है, जिसके अंदर हम लोग नए अमेंडमेंट्स और चेंजेस को लाने की बात कर रहे हैं, किसी भी तरीके से वो वाले चेंजेस और अमेंडमेंट्स को ना लाया जा सके। इस चीज़ को लेकर आई एम श्योर पिछले महीने आपने कई सारी वीडियोस और जो न्यूज़ हैं वो भी देखी होंगी। लेकिन दोस्तों, इंडिया ने भी इस चीज़ का अब एक बहुत ही करारा जवाब दे दिया है। इनफैक्ट ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा दैट दिस इज़ पॉसिबली इंडियाज़ बिगेस्ट मूव, बिकॉज अब जो पार्लियामेंट का मॉनसून सेशन शुरू हो चुका है, वहाँ पे रिपोर्ट सामने आ चुकी है कि गवर्नमेंट ने जो FCRA कानून में नए संशोधन है और जो नए चेंजेस वाला बिल है उसको ऑलरेडी टेबल कर दिया है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, गवर्नमेंट्स क्रैकडाउन ऑन फॉरेन फंडिंग, व्हाट द FCRA बिल मीन्स फॉर NGOs एंड द एसेट ओनरशिप। और वैसे तो मैं यहाँ पे सभी चेंजेस के बारे में चर्चा करने वाला हूँ कि क्या प्रस्ताव रखे गए हैं, पहले कैसा होता था, अभी कैसे होने वाला है। लेकिन दोस्तों, जो सबसे बड़े बदलाव जिसको लेकर बातचीत करी जा रही है, वेरी सिंपली आपको बता दूं, नया कानून ये कहता है कि अगर कोई भी NGO, कोई भी चैरिटेबल ट्रस्ट, कोई भी संस्था, अगर उसका जो लाइसेंस है वो एक्सपायर हो जाता है, अगर उसका लाइसेंस किसी कारण से रिन्यू नहीं होता, तो जो भी उसने इंडिया में एसेट्स को क्रिएट किया है यूजिंग दी फॉरेन फंड्स, वो वाले एसेट्स की ओनरशिप वो वाली NGO के पास फ्यूचर में नहीं रहेगी। फिर भले वो कोई NGO हो, वो कोई ट्रस्ट हो, वो कोई भी संस्था हो, अगर उसने फॉरेन फंड्स के माध्यम से इंडिया में उन पर्टिकुलर एसेट्स को क्रिएट किया है, उसकी ओनरशिप आपके पास नहीं रहने वाली है। क्या एग्जैक्टली ये चेंज है, क्यों इतने बड़े चेंज को लाया जा रहा है, सब चीज़ों के बारे में तो मैं चर्चा करने ही वाला हूं। लेकिन दोस्तों, अभी इंडिया ने जो वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा जो इतनी ज़्यादा कोशिश करी जा रही है FCRA अमेंडमेंट को रोके जाने की, उस चीज़ का भी जवाब दे दिया है। बल्कि वेस्ट की हिपोक्रेसी, वेस्ट के दोगलेपन को भी बहुत ही प्रॉपरली उजागर कर दिया है बाय एग्जैक्टली शोइंग कि उनकी कंट्रीज में कौन से कानून हैं जो कि वो इस चीज़ को लेकर लाते हैं, और उसके भी प्रावधानों की बात यहाँ पे करी गई है। वो क्या है वो भी आपके साथ में चर्चा करूँगा। कौन कौन ऐसे लोग हैं जो कि इस नए कानून की भारत में ही इस चीज़ को अपोज कर रहे हैं, वो भी हम लोग चर्चा करेंगे। कई सारे आर्टिकल्स हैं जो कि कल की तारीख में देखने को मिले हैं, सब कुछ के बारे में चर्चा करी जाएगी। इंटरेस्टिंगली, दिल्ली में जो प्रोटेस्ट चल रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि उस प्रोटेस्ट का भी लेना देना FCRA के नए अमेंडमेंट बिल के साथ है। उसका लेना देना एजुकेशन के साथ या फिर नीट के एग्ज़ाम्स के साथ नहीं, बल्कि FCRA के साथ है। ये वाली चीज़ के बारे में चर्चा भी करी जाएगी। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं तो दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो दिए गए QR कोड के माध्यम से हमें कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। ऑल राइट, डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़, क्या देखने मिला है दोस्तों? इन पॉसिबली द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड द बिगेस्ट मूव जो कि इंडिया के द्वारा लिया जा रहा है फॉरेन फंडेड NGOs को लेकर, उनकी फंडिंग को रेगुलेट करने को लेकर, गवर्नमेंट ने अब जो नया FCRA वाला कानून है विद न्यू अमेंडमेंट्स, जो नया बिल है, उसको फाइनली पार्लियामेंट के अंदर टेबल कर दिया है। जो मेन पर्पस जिसको ध्यान में रखते हुए इस बिल को लाया गया है, दे आर नाउ गोइंग टू एड्रेस कि अल्टीमेटली फॉरेन मनी से खरीदे हुए जो एसेट्स हैं उनकी अल्टीमेट ओनरशिप किसके पास होने वाली है। बिकॉज अभी तक क्या होता था कि जो भी एसेट्स क्रिएट हो जाते थे, भले NGO का लाइसेंस एक्सपायर हो जाए, भले NGO कल को एग्जिस्ट करना ही बंद कर दे, लेकिन जो एसेट्स हैं जो एक बार बन जाते थे वो उसके बाद भी NGO के पास ही उनकी ओनरशिप बनी रहती थी। बिफोर वी टॉक अबाउट द चेंज, मैं आपको थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड, थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री बता दूं। दोस्तों, FCRA का जो कानून है ये कोई नया कानून नहीं, बहुत ही पहले, सबसे पहली बार इसको इमरजेंसी के टाइम पे 1976 में लाया गया था। उसके बाद जो प्रेजेंट लॉ जो कि आज की डेट में हम देखते हैं 2010 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसको कि 2020, 2022 और फाइनली 2026 यानी कि चल रहे साल में नए नियम और नए नोटिफिकेशंस के माध्यम से और भी ज़्यादा मजबूत किया गया था। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव
है जिसके चलते FCRA कानून यानी कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट को लाया गया था। ऑब्जेक्टिव ये था कि किसी भी तरीके से इंडिया में होने वाली पब्लिक पॉलिसी, इंडिया में होने वाले चुनाव, मीडिया या फिर जो नेशनल सिक्योरिटी है वो किसी भी तरीके से फॉरेन मनी के इन्फ्लुएंस में नहीं आनी चाहिए। और वो भी इसलिए बिकॉज जो फॉरेन पैसा था वो मेनली अगर आप देखें इंडिया में इन्हीं सब कंट्रीज के अंदर से आता है, दैट इज USA, UK, जर्मनी, नीदरलैंड्स, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्रीज के द्वारा ही पुश किया जाता है। बल्कि इसी चीज को ध्यान में रखते हुए 2020 में बहुत ज्यादा कड़े, बहुत ज्यादा गंभीर इसमें चेंजेस को भी इंट्रोड्यूस किया गया था। जैसे कि कोई भी एनजीओ जो कि फॉरेन फंड्स लेती है उसको एक पर्टिकुलर SBI की ब्रांच है नई दिल्ली में, वहीं पे जाकर के अपना खाता खोलना होगा, वहीं पे वो अपने फंड्स को ले सकती है। नंबर 2, सब ग्रांटिंग के ऊपर बैन लगा दिया गया था। मतलब पहले एक एनजीओ है जिसने कि 1000 रुपए लिए, वो आगे चल करके छोटी छोटी एनजीओ खोल सकती है, 10 एनजीओ में 100 रुपए बांट सकती है, लेकिन वो वाली प्रैक्टिस को भी बंद कर दिया गया। सिमिलरली एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के ऊपर कैपिंग लगा दी गई, 50% से गिराकर 20% कर दिया था। आधार की रिक्वायरमेंट भी लाई गई, सस्पेंशन की पावर्स भी और ज़्यादा बढ़ा दी गई थी। लेकिन अभी जो 2026 में किया जा रहा है सबसे बड़ा चेंज ओनरशिप ऑफ एसेट्स को लेके किया जा रहा है। 2026 में जो इसके पहले नियम आए थे वो आई एम श्योर आपने देख लिए होंगे, जिसमें कि बताया जा रहा था कि जो पैसा आ रहा है वो एग्जैक्टली किस पर्पस के लिए आ रहा है, जो एनजीओ का ओनर है वो कौन है, सब चीज़ों को लेकर नियम तो ऑलरेडी ला दिए गए थे, लेकिन ये अमेंडमेंट है जो कि कानून के अंदर लाए जाने की बात करी जा रही है, जिसमें कि एसेट ओनरशिप को लेकर भी अब फोकस किया जा रहा है। पहले क्या होता था, उदाहरण के तौर पे मान के चलिए कोई फॉरेन फाउंडेशन है, उसने इंडिया में किसी एनजीओ को 20 करोड़ रुपए दे दिए। वो वाली एनजीओ इंडिया में कोई अस्पताल, कोई स्कूल, कोई स्किलिंग सेंटर, कोई दफ्तर या फिर कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को एस्टैब्लिश कर देती थी। तो इवन कल को जब उस एनजीओ का लाइसेंस एक्सपायर होता था या फिर वो रिन्यू नहीं करवाती थी, वो एसेट्स कल को भी एक्सपायर होने के बाद भी एनजीओ के पास ही बच जाते थे। मतलब कि फंडिंग रुक गई लेकिन ओनरशिप उसके बाद भी एनजीओ के पास ही रहती थी। गवर्नमेंट अब कहती है जी नहीं, ये नहीं पॉसिबल। अभी उन्होंने क्या कहा, एनजीओज अगर उनके पास फॉरेन कंट्रीब्यूशन आ रहा है और कल को उनका लाइसेंस अगर रिन्यू नहीं होता, एक्सपायर हो जाता है, उसके बाद जो उनको फॉरेन फंडिंग से बनाए हुए एसेट्स हैं वो ऑटोमेटिकली उनकी प्रॉपर्टी नहीं बन जाएंगे। इनफैक्ट उन्होंने साफ साफ बताया है कि उसके बाद उसका ट्रांसफर, डिस्पोजल या कंटिन्यूड यूज कैसे होगा। एंड ऐसे केस में एक नया फ्रेमवर्क लाए जाने की बात करी गई है कि अगर कोई एनजीओ ऐसी है जो कि FCRA के इन नियमों का वायलेशन करती है या फिर रजिस्ट्रेशन कैंसिल होने के बाद भी अपने पास एसेट्स रखती है, तो उसके पास गवर्नमेंट के पास ज्यादा ओवरसाइट की पावर्स को भी दिया गया है। क्वेश्चन आता है क्यों? आंसर बड़ा सिंपल है दोस्तों। गवर्नमेंट ये कहती है कि फॉरेन मनी के माध्यम से इंडिया में परमानेंट प्राइवेट एसेट्स बिल्कुल भी बिल्ड नहीं होने चाहिए, बिकॉज अगर परमानेंट प्राइवेट एसेट्स बिल्ड होते हैं वो कल को मिसयूज भी उनका किया जा सकता है, जिससे कि इंडिया की जो भी हमारी वर्किंग है, जो भी हमारा डेमोक्रेसी है, इन सब चीज़ों पे खतरा आ सकता है। सेकेंडली, ये ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करने के लिए किया गया है, बिकॉज जो ये वाले प्राइवेट एसेट्स हैं ये कल को किसी भी तरीके से इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी को भी अंडरमाइन कर सकते हैं और वो चीज़ को हम लोग बिल्कुल भी किसी भी लेवल पे टॉलरेट नहीं करने वाले हैं। इस चीज़ को लेकर जब हमने ये इंट्रोड्यूस किया, सबसे इंटरेस्टिंग आप डेवलपमेंट देखिए, वेस्ट की गवर्नमेंट्स इस चीज़ को लेकर क्रिटिकल हो गई। वेस्ट की गवर्नमेंट्स ने अपने जवाब में क्या कहा, सिविल सोसाइटी जैसे जो ग्रुप्स होते हैं उनको इंडिपेंडेंट फंडिंग की आवश्यकता होती है। एनजीओज एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं डेमोक्रेसी में, ज़्यादा रेगुलेट करोगे तो चैरिटेबल वर्क नहीं हो पाएगा। ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्प्रपोर्शनेटली इससे अफेक्ट भी हो सकती हैं। लेकिन दोस्तों इस बार इंडिया के द्वारा ओपनली कहा गया कि वेस्ट के खुद के डबल स्टैंडर्ड्स हैं। इंडियन गवर्नमेंट ने और कई सारे कमेंटेटर्स जो कि एक्सपर्ट्स हैं इस पूरी चीज़ को लेकर, उन्होंने इस आलोचना को रिजेक्ट किया। कहा
कि केवल भारत ही नहीं बल्कि दुनिया की जो एडवांस्ड डेमोक्रेसीज भी हैं, जो मैच्योर डेमोक्रेसीज भी हैं, वो भी ये सेम काम करती हैं। उदाहरण के तौर पे अमेरिका ले लीजिए, उनके पास फॉरेन एजेंट्स रजिस्ट्रेशन एक्ट है जिसमें कि सिमिलरली ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर बहुत बड़े बड़े रिस्ट्रिक्शंस लगाए हुए हैं। दे मस्ट रजिस्टर एंड दे मस्ट डिस्क्लोज देयर एक्टिविटीज। पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ को जा रहा है, किस काम के लिए जा रहा है। सेम काम ऑस्ट्रेलिया करती है फॉरेन इन्फ्लुएंस ट्रांसपेरेंसी स्कीम के माध्यम से। यूरोपियन यूनियन की अलग अलग कंट्रीज के द्वारा अलग अलग तरह के कानून निकाले गए हैं। यूके भी सिमिलर तरीके से इन चीज़ों को कंट्रोल करता है। और भी कोई भी आप वेस्टर्न कंट्री उठा लीजिए, कनाडा उठा लीजिए, ऑस्ट्रिया हो गई यूरोपियन यूनियन में, जर्मनी हो गई, ये सारी की सारी कंट्रीज के पास अपने अलग अलग कानून हैं। और यही जवाब इंडिया के द्वारा इस बार इस चीज़ को लेकर दे दिया गया। इंटरेस्टिंगली इस बार जब हमने ये वाले पूरे के पूरे FCRA कानून में अमेंडमेंट लाने की बात करी, मिज़ोरम से दोस्तों इसका बहुत ज़्यादा अपोज भी हुआ। इसके पहले सेम चीज़ केरला में हमने विटनेस करी थी और अभी सेम चीज़ को हमने मिज़ोरम में विटनेस किया। खबर आपके सामने है। और जो NGOs हैं मिज़ोरम में वो ये कहती हैं कि हम तो बहुत बड़े लेवल पे चैरिटेबल काम करती हैं, अगर अमेंडमेंट हो गया तो हमारी जैसी संस्थानों के लिए ही फंक्शन करना और कठिन हो जाएगा। एजुकेशन सफ़र करेगी, हेल्थ केयर सफ़र करेगा। लेकिन वहाँ पर भी इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा क्लियर कट जवाब दिया गया। क्या है अभी बताऊंगा। एंड एट द सेम टाइम और एक बहुत बड़ी NGO एमनेस्टी इंटरनेशनल, जो कि INGO इंटरनेशनल लेवल की NGO है, जिसका बाय द वे CBI के द्वारा आज से 3 साल पहले ये निष्कर्ष निकाला गया था कि इनके पास तो FCRA का लाइसेंस भी नहीं है, तब भी ये इंडिया में फॉरेन फंड्स को रिसीव कर रही हैं। इन्होंने भी इंडिया के इस कदम की जमकर आलोचना करी कि NGOs के पास इंडिपेंडेंस नहीं रहेगी, ज़्यादा उनके ऊपर दबाव आएगा, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन नहीं रहेगी, वगैरह वगैरह। लेकिन इन दोनों ही ऑपोजिशंस को लेकर गवर्नमेंट इस बार बिल्कुल भी शांत नहीं बैठ रही। एंड द गवर्नमेंट इज सेइंग कि देखिए हमारा जो पोजीशन है वो बड़ा क्लियर है कि ये जो भी फॉरेन फंडिंग है इट मस्ट बी ट्रांसपेरेंट, इट मस्ट बी ट्रेसेबल। चैरिटेबल डोनेशंस को डाइवर्ट नहीं किया जा सकता। नेशनल सिक्योरिटी ये सबसे ऊपर है और अगर कहीं से भी फॉरेन फाइनेंशियल फ्लोज आते हैं तो हम लोग उसे ओवरसाइट में रखेंगे ही रखेंगे। और एसेट्स को लेकर भी क्लियर कट बोला गया कि एसेट्स अगर फॉरेन कंट्रीब्यूशन से बनाए जाते हैं वो कल को भी उसी पर्पस के लिए इस्तेमाल होने जाने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि NGO का तो काम खत्म हो गया, वो एसेट NGO के पास रह गया और कल को NGO जैसे चाहे या फिर वो संस्थान जैसे चाहे वो वैसे ही उस हिसाब से अपना काम करती जा रही है। इंडियन गवर्नमेंट इस चीज़ को लेकर अब बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। और देखा जाए दोस्तों ये बात बिल्कुल सही भी है, बिकॉज ये मुद्दा आज से नहीं, आपके सामने मैं इसका क्लिपिंग दिखा देता हूं। 2014 से ये न्यूज़ क्लिपिंग है। उस टाइम पर भी हमारे इंटेलिजेंस ब्यूरो के द्वारा रिपोर्ट को पेश किया गया था, जो कि इन्होंने रिपोर्ट को पब्लिक भी किया, सुप्रीम कोर्ट में जाकर के भी इस चीज़ को बोला कि इंडिया में कई सारी ऐसी फॉरेन फंडेड NGOs हैं जो कि जानबूझ के इंडियन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को टेक डाउन करना चाहती हैं, जो कि हमारी GDP को बढ़ते हुए नहीं देखना चाहती हैं। और इसके कई सारे उदाहरण भी इनके द्वारा दिए गए। आप देखिए फोर्ड फाउंडेशन की बात हुई थी, ग्रीन पीस की बात हुई थी और भी कई सारी NGOs थी जिनका अल्टीमेटली हमने फॉरेन फंडिंग का जो नेटवर्क था उसके ऊपर क्रैकडाउन किया था। ये सारे के सारे उस टाइम पे एविडेंस दिए गए थे इंटेलिजेंस ब्यूरो ने इन द सुप्रीम कोर्ट एंड इन द पब्लिक डोमेन कि ये सब हो रहा है और इसीलिए FCRA को सख्त करना बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए आई बिलीव कि जो ये स्टेप आज लिया जा रहा है, दिस इज़ अ मच नीडेड स्टेप ओनली एंड ओनली फॉर द सेक ऑफ इंडियाज नेशनल सिक्योरिटी। आप लोग जो भी सोचते हैं डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। Thank you so much for listening. Stay tuned and